गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमी दैट इज़ मनी को पढ़ेंगे। मनी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमी का। हम मनी को हम मनी को एक ब्रॉडर वे में ज़रूर पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करेंगे। हम सबसे पहले हम मनी के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हम मनी का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से कॉमोडिटी मनी थी, फिर मेटेलिक मनी हमारे लाइफ में आई, फिर पेपर मनी अभी हम यूज़ करते हैं, राइट। टोकन मनी, किस तरह से प्लास्टिक मनी जो हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं, राइट, किस तरह से अब वो एक क्रिप्टो करेंसी की तरफ को चेंज हो रहा है, वो भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है उसको भी नज़र मारेंगे, राइट। मनी सप्लाई जो किस तरह से मनी सप्लाई को मेज़र किया जाता है उसको भी पढ़ेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक है। रिज़र्व मनी का एक कंसेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये 3-4-5 टॉपिक है जिसको हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे और 100% गारंटी के साथ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बस आप इस वीडियो को देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह से लगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मनी के बारे में। ठीक है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वी ऑल नो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम अपने गुड्स को परचेज करते हैं, राइट। गुड्स को परचेज करेंगे, इवन सर्विसेज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, बट मनी डायरेक्टली तो हमारी लाइफ में नहीं आया। ठीक है, इसका इवोल्यूशन कुछ हुआ है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो वो किस तरह से हुआ है वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मनी जो था वो कॉमोडिटी के बेस पे था, राइट। कॉमोडिटी मनी क्या होता है? अब अगर इसको हम बिल्कुल बेसिक वे में बात करें तो कॉमोडिटी मनी क्या होता है? ठीक है, एक ऐसी आइटम जिसको इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर 2 पर्सन है, ठीक है, ए एंड बी। ए के पास एक पेन है और बी के पास एक बॉल है। अगर इस बॉल की यूटिलिटी मैंने आपको कल कंसेप्ट समझाया था प्रीवियस वीडियो में, प्लीज़ उसको जाके देखिए। ठीक है, अगर इस बॉल की यूटिलिटी है ए की नीड्स को सेटिस्फाई करने की और इस पेन की यूटिलिटी है बी की नीड्स को सेटिस्फाई करने की, तो ये पर्टिकुलर दोनों पर्सन अपने गुड्स को इंटरचेंज कर लेंगे, राइट। तो ये एक तरह से बार्टर सिस्टम कंसिडर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं, जो आमतौर पे हमारे एंशियंट डेज में यूज़ किया जाता था, राइट। बट इस बार्टर सिस्टम्स के हमें प्रोज एज वेल एज कॉन्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। हर एक कंसेप्ट का प्रोज एंड कॉन्स होता है। ठीक है, प्रोज तो हमें पता ही है, एक तरह से ये गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान कराता था, तो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते थे। अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहले तो सर्च कॉस्ट। अब ऐसा पर्सन लाना जो मेरे साथ मेरी इंटरचेंज करने वाली चीज़ को ले और अपनी चीज़ को मुझे दे, इस पर्सन को ढूंढना टफ होता था। ठीक है, ठीक है। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये तो बेसिक समझ आने वाली बात है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसका मतलब होता है इफ वन वांट्स टू एक्सचेंज सम गुड्स विद अनदर पर्सन देन द लेटर मस्ट बी विलिंग टू एक्सचेंज हिज गुड्स विद द फॉर्मर। ठीक है, जैसे कि ए है, वो अपने गुड्स को बी के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, बट बी भी तो अपने गुड्स को ए को देना चाहेगा, तभी तो ये पूरा सिस्टम सफल होगा या पूरी ये जो मनी सप्लाई है ये फुलफिल होगी, राइट। नहीं तो
ए की इंडिविजुअल वांट की वजह से बी अपने सामान को ए को क्यों देगा, ठीक है। तीसरे की बात करेंगे, ठीक है, लैक ऑफ मेजरमेंट। अब वही बात आ गई, अब कोई पर्सन एक मोबाइल को क्यों देगा एक पेन के बदले, ठीक है, कोई मेजरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब 1 2 3 ऐसे बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में एक मेटेलिक मनी का कंसेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है, मेटेलिक मनी का कंसेप्ट देखने को मिलता है, राइट। अब मेटेलिक मनी को समझना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ऑल्दो अब जो है गोल्ड या सिल्वर के पर्टिकुलर कॉइन नहीं दिए जाते जिस तरह से एंशियंट डेज में देखने को मिलता था कि गोल्ड्स के कॉइन है, सिल्वर के कॉइन्स हैं। अब जो कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू इन द सेंस, मतलब जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब जो मेटल, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊं, जो मेटल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर एक कॉइन को बनाने के लिए, उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू से, ठीक है। अब 1 रुपये का कॉइन है तो गवर्नमेंट को 1 रुपये से, ठीक है, लेस देन 1 रुपये लगेगा उस पर्टिकुलर कॉइन को बनाने में, तभी वो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो होर्डिंग शुरू नहीं हो जाएगी। सब लोग 1 रुपये के सिक्के ले लेंगे, अगर उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या उसकी मेटल की जो वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी तो पर्टिकुलरली होर्डिंग शुरू हो जाएगी और सब मेल्ट करके उस पर्टिकुलर मेटल को या उस मटेरियल को बेचना शुरू करके प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम एक और कंसेप्ट समझेंगे पेपर करेंसी का। ये तो टुडेज कंसेप्ट हो गया, आजकल का कंसेप्ट है, ठीक है। हम देखते हैं सबके पास जो करेंसी है वो पेपर की बनी हुई है, मोस्टली पेपर की बनी हुई है। कुछ कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, बट इंडिया के कंसेप्ट में, इंडिया के बेसिस पे एक पेपर करेंसी है, ठीक है। तो इसको हम इवैल्यूएशन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। किस तरह से हमने समझा, कॉमोडिटी मनी मतलब बाटा सिस्टम से किस तरह से मेटेलिक मनी की तरफ शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद वो किस तरह से पेपर मनी की तरफ शिफ्ट हुआ, ये हम इजीली देख सकते हैं। बट इसके साथ साथ एक कंसेप्ट जो आजकल काफ़ी लाइमलाइट वर्ड यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जो कि है प्लास्टिक मनी, ठीक है। प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को बोला जा सकता है, ठीक है। हमें पर्टिकुलरली मेटेलिक और पेपर करेंसी को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्ड होगा जिसमें पर्टिकुलरली एक लिमिट सेट होगी और उतने लिमिट तक का आप उससे खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी को हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और मनी के इवैल्यूएशन में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सो गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई होता क्या है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी available in an economy, right? टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, उसको हम मनी सप्लाई बोलेंगे। देखिए मनी सप्लाई का कंसेप्ट ऑल्दो आगे भी आएगा, ठीक है। किस तरह से आरबीआई, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मनी सप्लाई को
कम करके ज़्यादा करके CRR, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, इन सब को बढ़ा के घटा के किस तरह से मार्केट से मनी सप्लाई बढ़ाती या घटाती है, जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये सब कंसेप्ट हम आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ईजिली पढ़ेंगे और मेरा 100% गारंटी है कि ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ऑल्दो अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि मनी सप्लाई का मतलब है जितना भी मनी इकोनॉमी में अवेलेबल है वो मनी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब मनी सप्लाई को मेज़र कैसे किया जाता है? ठीक है, हम ऐसे थोड़ी बोल सकते भी अब अगर हम बात करें कि टोटल मनी का, तो कितना मनी, ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, मेज़र ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेज़र ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए मेजरली 5 टाइप से हम मनी सप्लाई को मेज़र करते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, M0 भी होता है बट इसको रिज़र्व मनी भी बोला जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब इन कंसेप्ट को कर लेंगे। ठीक है, M1 क्या होता है? तो अगर हम M1 करेंसी की बात करें तो टोटल जितने करेंसी नोट होते हैं, करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स हमारे होते हैं जो हेल्ड करके रखे होते हैं, प्लस जो भी डिपॉजिट होते हैं RBI के पास, उन तीनों को मिला के ये जितना मनी होता है ये M1 कैटेगरी में आता है। आप फिर से समझिएगा, M1, M2, M3, M4 4 वे से हम मनी सप्लाई को मेज़र करते हैं। ठीक है, M1 तरीके से, M2 तरीके से, M3 वे से, M4 से हम करते हैं। M0 भी होता है बट उसको हम अभी साइड में रखेंगे। ठीक है, M1 में जितने भी करेंसी नोट पब्लिक ने हेल्ड किए हैं, मतलब पब्लिक कंसिडर करते हैं आप और मैं है। ठीक है, मेरे पास जितने भी करेंसी नोट हाथ में अभी हैं, आपके पास जितने हैं, प्लस जितने कॉइन्स आपके हाथ में हैं, जितने कॉइन्स मेरे पास है, प्लस जो हमारे डिमांड डिपॉजिट है, जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिसको हम बैंक में जाके किसी भी टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, प्लस जो RBI के पास अदर डिपॉजिट होते हैं, उन तीनों को मिला के M1 मनी सप्लाई कंसिडर की जाती है। ठीक है, और M2 को अगर हमें मेज़र करना है तो सबसे पहले तो हम M1 मनी सप्लाई को कंसिडर करेंगे, प्लस ठीक है जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट होंगे उनको कंसिडर करेंगे। आप समझे, M1 हमने पहले कंसिडर किया जो करेंसी नोट्स हमारे हाथ में है, जो कॉइन्स हमारे हाथ में है, जो कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो इसमें, और जो अदर डिपॉजिट RBI ने हेल्ड किया है वो तो आए ही आए। वेट, मेरे को पेन का कलर चेंज करने दो। ये सब तो इसमें आया ही आया, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट करेंगे वो भी आया M2 में। लेकिन M3 की जब हम बात करते हैं तो M3 में M1 तो आता है, ठीक है, प्लस बस M2 को नहीं आता। M1 का कंसेप्ट आएगा, मतलब करेंसी नोट आए, कॉइन्स आए, फिर से रिपीट करेंगे बार बार इसको माइंड में, करेंसी नोट आ गए, ठीक है, कॉइन्स आ गए, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट हमारे कमर्शियल बैंक के आ गए, प्लस RBI के अदर डिपॉजिट आ गए, प्लस अब M3 में जो है वो नेट जो टाइम डिपॉजिट होंगे हमारे पोस्ट ऑफिस में वो कंसिडर किए जाते हैं। देखिए M2 जब भी M2 के तरीके से जब मनी सप्लाई को मेज़र किया जाता है तो उसमें M1 के साथ सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के लगाए जाते हैं, और जब भी M3 के साथ उसको मेज़र किया जाता है तो M1 के साथ हमेशा टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, नेट टाइम डिपॉजिट। वेयरएज जब हम M4 की बात करेंगे, ठीक है, M4 की बात करेंगे तो वो M3 को कंसिडर करेगा। अब इस M3 में M1 तो आया ही आया, साथ साथ में M3 का टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस भी आया, प्लस जो टोटल डिपॉजिट होंगे पोस्ट ऑफिस के, ठीक है, वो आ जाएंगे। आप इस मनी सप्लाई के कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा,
देखिए मैं एक और बात बताता हूँ, M1, M2, M3 एंड M4। M1 में बेसिकली फिर से रिपीट करेंगे, मन में रिपीट करेंगे, करेंसी नोट्स आ गए, कॉइन्स आ गए, प्लस जो कमर्शियल बैंक है हमारा, उसमें हमारा डिमांड डिपॉजिट आ गया। मतलब हम बैंक में जाके डिमांड कर सकते हैं उस मनी का और एनी टाइम हमें मिल सकता है। आप कभी गए तो होंगे बैंक से पैसा निकालने, हाँ तो बस ठीक है वो, प्लस जो अदर डिपॉजिट RBI की है वो, ऑल इसको याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद अगर M2 से हम मनी सप्लाई मेजर कर रहे हैं तो M1 तो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। M1 इज इंपॉर्टेंट इन ऑल मनी सप्लाई। M1 को आप याद कीजिए और M1 को यूज़ करना है फिर अदर मनी सप्लाई में। M1 को यूज़ कर दिया, ठीक है। प्लस लेकिन M2 की क्या बात है, M2 में जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे हमारे सेविंग डिपॉजिट को कंसिडर किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और M3 की बात करेंगे तो इसमें M1 होगा, बट जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जो हमने नेट टाइम डिपॉजिट किया होगा वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। दोनों में बस यही है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट होगा, यहाँ पे नेट टाइम डिपॉजिट होगा पोस्ट ऑफिस का। अगर हम मनी सप्लाई को M4 के तरीके से करें तो M3 आएगा, M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इस तरह से इसको M4 कंसिडर कर जाएंगे। अब एक चीज़, एक जो क्वेश्चन जिस कंसेप्ट के ऊपर आता है उसको हम करते हैं। देखिए ब्लैक पेन से करता हूँ मैं। M1 को नैरो मनी भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। M1 को नैरो मनी भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसको मैं 2 मिनट मिटा देता हूँ, ठीक है। M1 नैरो मनी सबसे ज़्यादा नैरो मनी M1 कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। वेयरएज M3 एंड M4 ब्रॉड मनी कंसिडर किया जाता है। नैरो मनी का क्या मतलब है, अब लोग बोलेंगे यार नैरो और ब्रॉड में क्या कंसेप्ट हुआ, ठीक है। आप देख रहे हैं ना ये एरो ऊपर को बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है मनी सप्लाई की नैरोनेस बढ़ रही है, वेयरएज नीचे को मनी ब्रॉड होता जा रहा है, ठीक है, ब्रॉड मनी, ठीक है। अगर हम बात करें, एक मैंने आपको बात बताई थी M0 रिजर्व मनी जिसको बोला जाता है, ठीक है। रिजर्व मनी को अगर मोस्टली कंसिडर किया जाएगा तो इसको पर्टिकुलरली लाइबिलिटी ऑफ RBI भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए लाइबिलिटी ऑफ RBI क्या होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, मेनली UPSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी ऑफ RBI M0, क्या मतलब लाइबिलिटी का ये, ठीक है। जो जनरल पब्लिक होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो बैंक्स होते हैं, उनके RBI पे कुछ क्लेम्स होते हैं, ठीक है। तो उन क्लेम्स से मिलकर ये M0 रिजर्व मनी बनता है, ठीक है। इसको हम लाइबिलिटी ऑफ RBI भी बोलते हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई को मेज़र करना और मनी सप्लाई के बारे में पढ़ने के बाद, हाँ अब हम एक टॉपिक देखते हैं कैशलेस इकोनॉमी का। देखिए इस तरह के न्यू टॉपिक हमको देखने को मिलते हैं। कैशलेस इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है, किस तरह का इसका इफ़ेक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, ठीक है। ये सब हम 4 चीज़ें डिफाइन करेंगे या समझेंगे ऑल्दो, ठीक है। तो कैशलेस इकोनॉमी सिंपल सा, जो इंग्लिश से हिंदी इसकी ट्रांसलेशन हो रही है वही इसका मतलब है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है विदाउट फिजिकल मनी के हो। फिजिकल मनी क्या हो गया, कॉइन्स या पेपर करेंसी, ठीक है। फिजिकल मनी यूज़ नहीं हो रहा, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे, ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 या 21, देखिए ये डाटा ऑल दो पुराना है, आप रिन्यू कर सकते हैं, बट फिर भी 14.5% जो हमारी रेशो है, ठीक है, कैश यूज़ करने की, टू मच कैश ट्रांजैक्शन है हमारे इकोनॉमी में, ठीक है, रेशो, ठीक है, ये जो है कैश टू GDP रेशो, ठीक है।
आप कंसिडर कर सकते हैं कि 14.5% बहुत ज़्यादा रेशो है, ठीक है, कैश टू जीडीपी की। बट कैशलेस इकोनॉमी इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पे उसके प्रोज या कॉन्स देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैशलेस इकोनॉमी की बात अगर हम करते हैं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हम ज़रूर देखेंगे। प्रोज क्या है बेसिक से, प्रिंटिंग मनी की कॉस्ट ख़त्म होगी, राइट। सेकंड, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। कैसे आएगी? देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन जितना भी, अब ब्लैक मनी जो भी है, ठीक है, वो कैश के थ्रू पेमेंट्स जो होती है वो कैश के थ्रू हमेशा होती है, ठीक है। जितनी भी पेमेंट्स हमको देखने को मिलती है वो ऑल्दो पेपर मनी के फॉर्म में कहीं ना कहीं छुपाई हुई होती है। जब भी आप किसी भी प्लास्टिक मनी या जो डिफरेंट हमारी कैशलेस वे है पेमेंट के, उनको यूज़ करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखने को मिलता है। आप अभी ही अपने गूगल पे की हिस्ट्री, जब से आपने गूगल पे शुरू किया है, पेटीएम शुरू किया है, ठीक है, यूपीआई जिसको हम बोलते हैं वो शुरू किया है, तो तब से आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वहाँ पे देखने को मिलेगी। आपने 1 रुपये, 100 रुपये, 1 लाख रुपये, जहाँ भी जितना भी ट्रांसफ़र किया है वो सब कुछ उसमें डिटेल होगी। तो उस तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। टैक्स का अवॉइडेंस घटेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को पता है पर्टिकुलरली कंपनी का क्या इनकम है, ठीक है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, या क्या रिसीप्ट्स है, ठीक है, तो वो इजीली उस जो कंपनी है उसको ऑडिट कर सकती है, ठीक है, और टैक्स को अवॉइड होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं, ठीक है। हाई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से, ठीक है, मनी को यूज़ किया जाता है। अब मनी को यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है, कोई लेबर है, ठीक है, बिल्कुल सही, लेबर को अगर हम काम करवाना है तो उसको दिन के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है, दिन के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। दिन के हिसाब से पैसा मिलने के कारण वो मनी को यूज, ठीक है, सॉरी गाइस, वो माइक में कुछ इशू आ गया था, ठीक है। तो जब लेबर को दिन के हिसाब से पैसा मिलेगा तो वो सेविंग कैसे करेंगे, ठीक है। तभी तो हमारे देश में इशू था सबसे बड़ा बैंक अकाउंट्स का, जो कि जनधन के द्वारा, जनधन योजना के द्वारा टैकल करने की कोशिश की थी हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर उस पर्सन को हम ये बोलेंगे कि तुम कैशलेस इकोनॉमी का यूज़ करो, तो सबसे पहले तो उसको ये समझाना पड़ेगा कैशलेस वर्क कैसे करता है। सेकंड, टेक्नोलॉजी एक हर्डल की तरह काम करेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को हर्डल की तरह हटाने के बावजूद, ठीक है, फर्स्टली उनको सर्विस तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। इंडिया में कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क तो दूर, लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो कैशलेस इकोनॉमी को पूरी तरह से इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं, मेजर सिटीज़ में यूज़ किया जा सकता है ऑल्दो, बट उन एरिया में जहाँ पे अभी बेसिक अमेनिटीज़ को फुलफ़िल करना भी ज़रूरी है, तो उन पर्टिकुलर एरियाज़ में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं अगर पर्टिकुलरली हमारे से कुछ एक आइडिया मांगा हुआ है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। तो आज के टॉपिक्स यही थे। इकोनॉमी मनी के बारे में पढ़ेंगे, मनी का इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ वो पढ़ा, मनी सप्लाई क्या होता है, ठीक है, मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए M1, M2, M3, M4 किस तरह से कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, कौन सा ब्रॉड मनी है, कौन सा नैरो मनी है, ठीक है,
उसके बाद कैशलेस इकोनॉमी का एक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, इफेक्ट क्या है इसका, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है, यही हमने आज किया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि मैं इस तरह की वीडियोस और बना पाऊँ, और हम इकोनॉमी को बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर्स हैं हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो प्लीज़। थैंक यू।